हेलो लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स जितने भी एनिमल्स हैं वो कैसे प्राप्त करते हैं। हमने आपको पैरासाइट बताया था, सिम्बायोसिस बताया था, ये सारी चीज़ें हमने बताई थी। सेप्रोफिटिक क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया था। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी हमने आपको बता दिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटीन। प्रोटीन क्या होते हैं, ठीक है। जिस तरीके से कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सारी चीज़ें हमने बताई है। ये कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। कार्बनिक जो कंपाउंड होते हैं उनसे मिलकर बना होता है, और इसमें भी ये भी क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब का मिश्रण होता है। और जो हमारा प्रोटीन है, वो जो प्रोटीन है, प्रोटीन 20 प्रकार के 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड, ठीक है। जो हमारा प्रोटीन है, प्रोटीन के अगर एक मॉलिक्यूल की हम बात करें, प्रोटीन के एक मॉलिक्यूल की अगर हम बात करते हैं, तो प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल या एक अणु 20 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। मीन्स क्या हुआ, जब 20 प्रकार के अमीनो एसिड आपस में मिलते हैं तब क्या है, एक प्रोटीन का अणु या एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। और ये क्या है, पॉलीमर्स होते हैं, मीन्स बहुलक होते हैं, ठीक है। बहुलक क्यों होते हैं, क्योंकि ये क्या है, कई प्रकार के एमिनो एसिड का मिश्रण होता है। और जो हमारा प्रोटीन है वो हमारे शरीर के लिए भी बहुत ही आवश्यक भाग है। प्रोटीन अगर किसी भी तरीके से हमारे शरीर की टूट फूट हो जाती है तो उसकी मरम्मत का काम भी प्रोटीन करता है, ठीक है। तो प्रोटीन हमारे लिए क्या है, हमारे शरीर या जितने भी और एनिमल्स हैं सभी के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इसके क्या है, प्रोटीन को निर्माणकारी तत्व भी कहा जाता है, ठीक है। इस निर्माणकारी तत्व क्यों कहते हैं, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि अगर किसी तरीके से कोई भी शरीर का पार्ट किसी तरीके से टूट जाता है, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसकी मरम्मत करने का काम ये प्रोटीन ही करता है, ठीक है। जो प्रोटीन हमें प्राप्त होता है वो किससे किससे प्राप्त होता है, जो दाल होती है, अनाज होते हैं, पल्सेस होती है, मिल्क होता है, मांस होता है, जो मीट होता है, अंडा होता है, इन सारी चीज़ों में क्या है, प्रोटीन की बहुत अधिक मात्रा प्रेजेंट होती है, प्रोटीन की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है, ठीक है। अगर हम इस शरीर के भार के अनुसार बात करें तो करीब 1.5 ग्राम पर मिलीग्राम जो होता है वो हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगर हम कहें कि 1 ग्राम प्रोटीन, ठीक है, 1 ग्राम प्रोटीन का अगर हम ऑक्सीकरण कराएं, 1 ग्राम प्रोटीन का जब ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण, जब 1 ग्राम प्रोटीन का ऑक्सीडेशन होता है तो हमें एनर्जी कितनी मिलती है, 3.9 किलो कैलोरी एनर्जी हमें प्राप्त होती है, ठीक है। मीन्स क्या हुआ कि 1 ग्राम अगर प्रोटीन का दहन हो रहा है या ऑक्सीकरण होता है या ऑक्सीडेशन होता है तो हमें कितनी मिलती है, 3.9 किलो कैलोरी एनर्जी हमारे शरीर को प्राप्त होती है, ठीक है। एक सामान्य व्यक्ति में को कितनी आवश्यकता होती है, लगभग 70 से 100 ग्राम, ठीक है। एक जो सामान्य व्यक्ति होता है, सामान्य व्यक्ति जो होता है उसे प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है, सामान्य व्यक्ति को लगभग 70 से 100 ग्राम, ठीक है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है पर डे, ठीक है। प्रतिदिन लगभग 70 से 100 ग्राम प्रोटीन की एक जो वयस्क मनुष्य होता है या एक नॉर्मल जो मनुष्य होता है उसको 70 से 100 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता पर डे पड़ती है, ठीक है। और ये क्या है, प्रोटीन जो है बहुत ही आवश्यक है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बच्चों के लिए होता है, क्योंकि बच्चों में ही प्रोटीन की कमी से बीमारियां होती है। बच्चों में जो प्रोटीन की कमी से बीमारी होती है उसको हम कहते हैं मैरेस्मस, ठीक है, मैरेस्मस और क्वाशरकोफ। ये 2 डिजीजेस हैं जो कि प्रोटीन की कमी से होती है, ठीक है। और ये क्या है, बच्चों में ही पाई जाती है। और इसमें क्या होता है, शरीर एकदम दुबला पतला हो जाता है, एकदम हड्डियां क्या होती हैं, एकदम लचीली हो जाती हैं, जबकि जो हड्डियां होती हैं वो ठोस होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बीमारी अगर प्रोटीन की किसी भी कारणवश कमी हो जाती है तो मैरेस्मस और क्वाशरकोफ, ये 2 प्रकार की बीमारियां बच्चों में बहुत होती है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये आपको बॉटनी में भी चैप्टर मिलेगा, ठीक है, तो इसलिए इन शॉर्ट हम आपको सारी चीजें बता रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड नेक्स्ट हमने बता रहे हैं आपको न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड हमने आपको सेल वाले चैप्टर में बताया था। न्यूक्लिक एसिड के अंतर्गत डीएनए और आरएनए दो चीजें आती हैं, ठीक है, डीएनए एंड आरएनए दो चीजें इसमें आती हैं। और ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये भी क्या है, एक कार्बनिक बहुलक है या कार्बनिक यौगिक होता है, ठीक। और इसमें क्या है, ये एक जैविक अणु होते हैं या बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं और इसकी जो इकाइयाँ होती हैं वो न्यूक्लियोटाइड कहलाती हैं, ठीक है। मीन्स बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं जब, तब एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड जो होता है, न्यूक्लियोटाइड अगर कई सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिल रहे हैं तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जितने भी हमारे नाइट्रोजनस बेस होते हैं, 5 कार्बन वाली जो श्रृंखला होती है, फास्फोरस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये सारी चीजें मिलती है, ठीक है। क्योंकि डीएनए स्ट्रक्चर में हमने आपको बताया था जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन होते हैं, ठीक है, जो कि एक दूसरे से किससे जुड़े होते हैं, डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है एडेनिन थाइमिन, और जो साइटोसिन और गुआनिन होता है वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। इसी तरीके से ये स्ट्रक्चर क्या है, चलती रहती है। मींस थाइमिन, एडेनिन और जो हमारा गुआनिन है और साइटोसिन, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर चलती रहती है। ये हमारा क्या है, नाइट्रोजनस बेस होता है या नाइट्रोजनी क्षार होता है, ठीक है। नाइट्रोजन क्षार दो मुख्य प्रकार होते हैं, एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पिरिमिडिन, और इनके अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। और जो अगर हम ये क्या है, डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में इस तरीके से स्ट्रक्चर चलती है। और इसी तरीके से इसमें क्या होता है, फास्फेट मूलक, जो फास्फेट मूलक होता है वो जुड़ा हुआ होता है, और जो सल्फर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सल्फर के मॉलिक्यूल इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें चलती हैं। इस तरीके से क्या है, ये हमारा क्या है, फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है और इससे सल्फर जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। इस तरीके से एक चेन बनती चली जाती है, ठीक। ये डीएनए है। और आरएनए, क्योंकि आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंड संरचना है, स्ट्रक्चर है, तो आरएनए में जो हमारे जो साइटोसिन थाइमिन जो होता है, ठीक है, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन, ठीक, ये चीज होता है। तो जो हमारा ये है डीएनए से संबंधित। और आरएनए में क्या होता है, आरएनए में जो हमारा थाइमिन है, थाइमिन के स्थान पर क्या आ जाती है, यूरेसिल आ जाती है, ठीक है। थाइमिन के स्थान पर क्या आती है, यूरेसिल आ जाती है। तो ये जो हमारा हमने आपको बताया न्यूक्लिक एसिड के बारे में, न्यूक्लिक एसिड में इसी तरीके से होती है। मींस इसमें क्या होता है, इस तरीके से नाइट्रोजनस बेस काम करते हैं, फास्फेट मूलक और कार्बन श्रृंखला काम करती है, और उसके बाद ही किसका निर्माण होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण होता है। और कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स जब मॉलिक्यूल्स आपस में फ्यूज होते हैं, जुड़ते हैं, तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब हम खनिज लवण की बात करते हैं या मिनरल सॉल्ट क्या होते हैं। हमारे शरीर में खनिज लवण की भी बहुत ही अधिक आवश्यकता होती है। जैसे अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम क्या है, हमारे शरीर में क्या है, हड्डियों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। अगर कैल्शियम या फास्फोरस नहीं पाया जाएगा तो हमारी जो हड्डियां होती हैं वो एकदम लचीली हो जाएंगी, हो सकता है हम सीधे खड़े भी ना हो पाए, ठीक है। तो ये सब चीजें किसमें आती हैं, खनिज लवण में आती हैं, या हम कहते हैं इसे क्या, मिनरल सॉल्ट्स कहते हैं, ठीक है। मिनरल सॉल्ट ये क्या है, हमारे शरीर में कुछ ऐसे, मतलब कुल मिला के जो कितने तत्व होते हैं, कुल 20 प्रकार के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, 20, ठीक है, एलिमेंट्स, 20 प्रकार के एलिमेंट्स हमारे शरीर में उपस्थित होते हैं जो कि अपना विशेष काम करते रहते हैं, ठीक। इसमें हमारे 3 पोषक तत्व या जिन्हें हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट,
ठीक है। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मींस दीर्घ पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। अब दीर्घ पोषक तत्व क्या होते हैं? मींस जितना हमारे शरीर में जो पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, मींस खनिज लवण की आवश्यकता होती है, वो 100 अगर 100 mg, ठीक है, हमारे शरीर में अगर ऐसे तत्व जो होते हैं जिसकी हमारे शरीर को कितनी 100 mg की आवश्यकता होती है या इससे अधिक की आवश्यकता होती है, तो वो क्या कहलाते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं या दीर्घ पोषक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, क्या समझे कि हमारे शरीर में 100 mg या इससे अधिक अगर कोई भी तत्व मिल रहा है तो वो क्या होते हैं? दीर्घ पोषक तत्व की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, मींस आवश्यकता हमारी 100 mg या उससे अधिक की होनी चाहिए। इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं? जैसे कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, क्लोरीन हो गया क्लोरीन हो गया, पोटेशियम हो गया, पोटेशियम और मैग्नीशियम हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? दीर्घ पोषक तत्व की श्रेणी में आते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी हमारे शरीर को बहुत ही अधिक आवश्यकता होती है। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या कहलाते हैं? ये तत्व क्या कहलाते हैं? दीर्घ पोषक तत्व कहलाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अगर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है? जिनकी हमारे शरीर में 100 mg से, 100 mg से या 100 मिलीग्राम से कम की आवश्यकता पड़ती है, तो वो सारे तत्व क्या किस श्रेणी में आते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। ठीक है, 100 ये क्या है? 100 mg और ये 100 mg से कम। ठीक है, अगर हमारे शरीर को तत्वों में क्या है? 100 mg से कम की आवश्यकता अगर पड़ती है तो वो सारी चीजें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, आयोडीन हो गया, सल्फर हो गया, मैंगनीज हो गया। ठीक है, इस तरीके के जितने भी तत्व होते हैं इन सब की बहुत ही हमारे शरीर में बहुत कम की आवश्यकता होती है। ठीक है, हमारे शरीर में ये सब बहुत कम मात्रा में उपस्थित होते हैं, जबकि ये जो है तत्व चाहे कैल्शियम हो, फास्फोरस हो, क्लोरीन हो, ये सबकी हमारे शरीर में बहुत अधिक आवश्यकता होती है। इसलिए इनको दो भागों में बांटा गया है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें, सिग्निफिकेंस मतलब इसका महत्व क्या होता है? जैसे कि हमने बताया कैल्शियम के बारे में या फास्फोरस के बारे में, ये किसके लिए बहुत ही आवश्यक है? हमारे जो हड्डी होती है, बोन्स होती है, उनके लिए बहुत ही आवश्यक होता है। और अगर आयोडीन की अगर हम बात करें, आयोडीन की बात करें, ये केवल सूक्ष्म मात्रा में, मींस बहुत ही कम मात्रा में हमारे शरीर को इसकी आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि आयोडीन की अगर कमी हो जाती है तो मनुष्य में क्या हो जाता है? एक डिजीज है जिसे हम ग्वाइटर कहते हैं, ग्वाइटर या घेंगा रोग कहते हैं। ठीक है, तो आयोडीन कम मात्रा में पाया जाता है, हमें आवश्यकता कम होती है, लेकिन अगर ये आयोडीन हमारे शरीर में ना हो, आयोडीन की मात्रा ना हो, तो भी डिजीज हो जाएगी। ठीक है, अगर कैल्शियम के बारे में हम कहें या फास्फोरस के बारे में कहें, अगर ये कम मात्रा में हो या बिल्कुल भी नहीं पाया जाए तो हड्डियां जो हमारी होंगी वो मजबूत नहीं होंगी, कमजोर होंगी और जो टेढ़ापन होता है हड्डियों में वो भी उसमें हो जाता है। ठीक है, कुछ खनिज लवण ऐसे हैं जैसे सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, ये सब क्या करते हैं? अम्ल क्षार संतुलन को बनाए रखते हैं। मतलब हमारे शरीर में जो एसिड और बेस का संतुलन होता है उसको भी बनाए रखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो स्टमक होता है उसमें क्या है? HCl पाया जाता है, जो कि शरीर को में पाचन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, जबकि जो हमारा ब्लड है, ब्लड क्या है? एक क्षारीय पदार्थ होता है, एक बेस होता है। ठीक है, इसका pH मान जो होता है वो 7.4 होता है। ठीक, तो इस तरीके से क्या है? ये सारी जितने भी पोषक तत्व हैं, खनिज तत्व हैं, सभी का एक विशेष काम होता है। अगर किसी कारण इसमें कमी आ जाती है या अधिकता हो जाती है तो हमारे शरीर में डिजीजेस हो जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने आपको इतना बताया। कोई भी समस्या प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करिएगा। ओके, हैव अ गुड डे।